प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया गया है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जाति समीपता क्यों मिलती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक के स्तर में जाति समीपता क्यों मिलती है, इसकी परिकल्पना कीजिए। इसके बारे में आप कल्पना करके बताइए। जाति समीपता का मतलब ये हुआ, सबसे पहले ये समझो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं। तो ये आपका पृथ्वी रहा, और ये पृथ्वी में आपका ये भूमध्य रेखा रहा। अब भूमध्य रेखा के 37 डिग्री उत्तर भी आप पहुंच जाइए, और 37 डिग्री उत्तर पहुंच गए आप। 37 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री आप दक्षिण भी पहुंच जाइए, है ना। 37 डिग्री आप दक्षिण पहुंच गए और 37 डिग्री उत्तर पहुंच गए। ये जो क्षेत्र है इसी को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ से 37 डिग्री के बाद जो शुरू होता है, और ये 66 डिग्री तक के, और इधर जो 37 डिग्री से शुरू होकर 66 डिग्री तक, है ना, ये जो क्षेत्र है ये आपका शीतोष्ण ये जो क्षेत्र है आपका शीतोष्ण कटिबंध, एक उष्ण कटिबंध, एक शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण है ना, शीतोष्ण। तो इस क्षेत्र में ज्यादा आबादी मिलता है ना, ये क्षेत्र में आपका ज्यादा आबादी मिलता है। इस क्षेत्र में आपका ज्यादा आबादी मिलता है। ये जो आपका क्षेत्र है इसमें आपका बहुत ज्यादा आबादी मिलता है, क्योंकि ये उष्ण कटिबंध है, और इस क्षेत्र में आपका कम आबादी मिलता है। इस क्षेत्र में आपका कम आबादी मिलता है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में आपका कम आबादी मिलता है, और ये आपका शीतोष्ण कटिबंध है। तो यही बता रहे थे कि उष्ण कटिबंध में ज्यादा आबादी क्यों मिलता है ना। आबादी नहीं, प्रकार, ज्यादा प्रकार का जीव और कम प्रकार के जीव मिलते हैं। तो इसकी इसकी तीन कल्पनाएं दीजिए, ठीक है। तो जाति समीपता का मतलब बता दिए कि बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के, ज्यादा प्रकार के संख्या का जीव को जाति, है ना, समीपता कहते हैं। इसको परिकल्पनाएं के अंग्रेजी हो गया हाइपोथेसिस, और की का ऑफ, और जाति समीपता का बायोरिचनेस। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक जाति समीपता को समझने के लिए पारिस्थितिकीविद, यहाँ पर पारिस्थितिकीविद मतलब कि जो धरती के जीवों के प्रकार के अध्ययन करता है, जो विद्वान, जो वैज्ञानिक, उसको पारिस्थितिकीविद माने विद्वान। अब पारिस्थितिकी मतलब कि जान रहे हैं कि पौधा को बकरी खाता, बकरी को शेर खाता, तो एक पारिस्थितिकी बनता है। तो पारिस्थितिकों को जो निरीक्षण करने वाला जो वैज्ञानिक रहता है उसी को पारिस्थितिकीविद कहते हैं। तथा जैवों के विकास के बारे में जो सोचता है उसको जैव विकास कहते हैं। ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की कि उष्ण कटिबंध में ज्यादा प्रकार के जीव, और संख्या में ज्यादा नहीं, प्रकार में ज्यादा, और जैसे घोड़ा हुआ, बकरी हुआ, और जिनमें मुख्य निम्नलिखित है। तो ये जाति उद्भव जो है, स्पेसिफिकेशन जो है, समय के साथ होने वाले कार्य। प्राचीन समय में शीतोष्ण क्षेत्र में बार बार हिमस्खलन, ग्लेशियर होता था। अब वहाँ जो शीतोष्ण है वहाँ ठंडा रहता था, वहाँ प्रकाश, सूरज की किरण सीधी नहीं गिरती थी, और दूसरी नंबर वहाँ मौसम बदलता ज़्यादा रहता था, क्योंकि वो वहाँ कभी बहुत ज़्यादा ठंडा गिरता था, बर्फ़ गिरता था। तो बर्फ़ गिरने वाला उसी के अनुकूलित तो जीव उत्पन्न होगा, गर्मी वाला जो जीव उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए वहाँ बहुत कम ही जीव जी सकता था, इसलिए वहाँ बहुत कम प्रकार के जीव को उत्पादन होता है। जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षों से आबादित रहा है,
है ना। यहाँ एकदम कोई अंतर बर्फ उर्फ से कोई मतलब नहीं रहा है, आबादित रहा है, इसलिए कारण जो है ना, बर्फ उर्फ से बचा हुआ रहा है। यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बारिश ज्यादा होता है और रोशनी ज्यादा मिलता है। इसी कारण जातीय विविधता का विकास के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो उपयुक्त और पर्याप्त समय मिला है यहाँ पर बढ़ने होने के लिए, क्योंकि इसमें खतरा कम आता है, विपत्ति कम आता है। दूसरी बात होगी आपका शीतोष्ण पर्यावरण। शीतोष्ण पर्यावरण के अपेक्षा उच्च कटिबंधीय पर्यावरण में अपेक्षाकृत मौसम परिवर्तन ज्यादा होता है। शीतोष्ण में मौसम परिवर्तन ज्यादा होता है, बार बार बर्फ गिरने का खतरा रहता है। और आपका उष्ण कटिबंधीय में ऐसा नहीं कुछ बात है, आपका स्थिर रहता है। इसलिए जो स्थिर जो पर्यावरण है उसमें जीव आसानी से फल फूल रहेगा, उसको कोई ठंडा गर्मी की डर नहीं रहेगा, क्योंकि उसी के अनुकूलन रहेगा, है ना। स्थिर पर्यावरण में जाति संविधा को प्रोत्साहित करती है, यानी बहुत प्रकार के स्थिर जहाँ पर्यावरण मिलेगा वहाँ बहुत प्रकार के जाति जन्मेंगे, है ना। जैसे तोता, मैना, बिल्ली, कुत्ता, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक जाति विविधता पाई जाती है। तो अधिक से अधिक जाति विविधता पाई जाती है, जिसके कारण अब तीसरा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा सौर ऊर्जा उपलब्ध। आप जान रहे हैं कि वहाँ हम उस कटिबंधीय में सीधी सूरज की रेखा पड़ती है, इसलिए वहाँ सूरज की रोशनी ज्यादा मिलता है। जबकि आपका उष्ण कटिबंधीय में तो आपको ज्यादा रोशनी मिल गया, और शीतोष्ण कटिबंधीय में कम मिलता है। जहाँ ज्यादा रोशनी मिलेगा, जहाँ ज्यादा बारिश होगा, वहाँ ज्यादा उत्पाद होगा। तो इसलिए उस कटिबंधीय बराबर में ज्यादा उत्पाद होता है। जहाँ ज्यादा उत्पाद होगा वहाँ ज्यादा प्रकार के जीव का जन्म लेंगे, उत्पन्न होंगे, जिससे अधिक उत्पन्न होता है। परोक्ष रूप से जैव विविधता का वो प्रोत्साहित करता है। यहाँ परोक्ष मतलब हो गया अप्रत्यक्ष रूप से, सीधी सीधी ना ही दिखाई देने वाला। तो ये आपका दूसरा प्रश्न नंबर था। अब आ जाइए तीसरा प्रश्न नंबर में। कहा जा रहा है कि जातीय क्षेत्र के संबंध में समाश्रयन रिग्रेशन की धारणा क्या है, महत्व दीजिए, है ना। तो समाश्रयन रिग्रेशन की धारणा, अब वैज्ञानिक लोग जो है ग्राफ पालते हैं, ग्राफ के अनुसार जो है वो जिस चीज का ग्राफ पालते हैं उसमें एक ढलान आ रहा है, उसको बोल रहे हैं, इस ढलान को बोलते हैं समाश्रयन का ग्राफ, समाश्रयन का ढलान। इसे अंग्रेजी में बोला जाता है रिग्रेशन, है ना। तो समाश्रयन का ढलान रिग्रेशन कहता है कि जातीय क्षेत्र के संबंध में, जातीय क्षेत्र के संबंध में स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप, जातीय और क्षेत्र के संबंध में। अब देखिए ये ग्राफ जो है आपका, एक तरफ आपका जाति, एक तरफ आप जाति पाल ले का निकाल लेता है और एक तरफ क्षेत्र का निकाल लेता है। जातीय क्षेत्र, है ना, एक तरफ जाति या दूसरा तरफ क्षेत्र के स्पेसिस और एरिया के रिलेशनशिप के संबंध में समाश्रयन का ढलान किसी भी क्षेत्र की समृद्धता का अध्ययन में सहायक होता है। किसी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में ज्यादा आपका ये जीव, ज्यादा प्रकार का जीव है, किस क्षेत्र में कम प्रकार का जीव है, ये पता करने के लिए यह जो ग्राफ है वो सहायता सिद्ध होता है ना। जैसे जैसे यहाँ पर जाति बढ़ता है तो समझो कि क्षेत्र भी बढ़ता है। और अगर जात छोटा क्षेत्र ले लेते हैं तो वो जारे क्षेत्र के बढ़ने से सीमित क्षेत्र है, इसलिए जाति भी कम ही बढ़ता है, इससे कौन भी कम होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि छोटे क्षेत्र के लिए, छोटे क्षेत्र के लिए जो छोटे क्षेत्र का मान जो है 0.1 से 0.2 रहता है। इस क्षेत्र में वर्गीकरण वर्ग का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस क्षेत्र में वर्गीकरण वर्ग का कोई प्रभाव नहीं होता है। बहुत बड़े क्षेत्र महाद्वीप जेड का मान 0.6 से 1.2 हो जाता है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जेड का मान जो है 0.6 से 1.2
मृत्यु हो जाता है। इसका अर्थ है समस्रायन का ध्यान प्रजाति क्षेत्र की व्याख्या करता है। समस्रायन का ध्यान किसका व्याख्या करता है? प्रजाति क्षेत्र की व्याख्या करता है। जो उसकी जातियां, कितना प्रकार की जातियां हैं और कितना प्रकार का कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, वो उसी को दोनों का अनुपात को जब एक ग्राफ पर पाते हैं तो समस्रायन का ध्यान कहा जाता है। किसी भौगोलिक, क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किसी भौगोलिक के क्षेत्र में जाति की मुख्य कारण क्या है? किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति के मुख्य कारण क्या है? तो जाति के भौगोलिक में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण, मतलब जाति को हानि पहुंचाना, मतलब कि जाति समाप्त होना के का क्या मुख्य कारण है? तो जाति क्षति के कारण कॉजेज ऑफ पे स्पेसीज लॉस। जाति के मतलब हो गया आपका कॉसेज और क्षति के मतलब हो गया स्पेसीज और कारण का हो गया लॉस, है ना? गलत बोल दिए, ठीक है, फिर से सुनो। तो कह रहे थे कि जाति मने हो गया आपका स्पेसीज और क्षति का हो गया लॉस। जाति का हो गया आपका स्पेसीज और क्षति के मतलब हो गया लॉस, और आपका कारण का हो गया कॉजेज, कॉजेज ऑफ स्पेसीज लॉस। जाति के 4 मुख्य कारण है। जाति के 4 मुख्य कारण है। पहला आपका आवासीय जाति तथा विखंडन। पहला में आवासीय जाति तथा विखंडन। आवासीय जाति तथा विखंडन, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस, है ना, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन माने होता है विखंडन, फ्रेगमेंटेशन माने होता है विखंडन। हैबिटेट माने हो गया आवासीय, लॉस माने क्षति। हैबिटेट लॉस माने आवासीय क्षति एंड फ्रेगमेंटेशन माने विखंडन। कहता है मानवीय हस्तक्षेप के कारण जीवों की प्राकृतिक आवासों में विशेष रूप से केरल रीफ व वनों का नाश हुआ है, जिसके कारण जातियों का विनाश गत वर्ष 150 वर्षों में अत्यधिक तीव्र गति से हुआ है। अत्यधिक तीव्र गति से हुआ। यह कहने का तात्पर्य हुआ कि आप अपने फायदा के लिए तो जंगल का नाश कर दिए, केरल के रीफ व वर्षा वनों में का नाश हुआ। आपने अपने फायदे के लिए पेड़ को तो काट दिए, लेकिन पेड़ उस जंगल में रहने वाला जीव मर गया, उसका नाश हो गया, वह धरती पर अब कहीं नहीं पाए जाने लगा। तो ही कहता है कि प्राकृतिक आवासों के विशेष रूप से है ना, केरल रीफ और कोरल रीफ व वर्षा वनों का नाश हुआ है, जिसके कारण 150 वर्षों में अत्यधिक तीव्र गति से हुआ। तो ये 150 वर्ष में ज्यादा घर बना है, ज्यादा धोख धंधा लगा है, ज्यादा खेती हुआ है, इसलिए ज्यादा जंगल कटाया है, इसलिए ज्यादा इसमें ज्यादा आपका प्रकार का जीव का नाश हो गया है। तो कह रहे हैं कि मानव हितों के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में, आवासीय क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि हो रही है। मानव हितों के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में, आवासीय क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे वनों का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है ना। तो उद्योग धंधा बढ़ेगा, कृषि बढ़ेगा और आवास क्षेत्र बढ़ेगा, तो निरंतर क्या होगा, वन की क्षेत्रफल कमेगा, और वन की क्षेत्रफल करेगा तो आवासीय क्षति, जंतु पौधा विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। आवासीय क्षति, जंतु व पौधा के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। इसमें निवास करने वाली लाखों जातियां प्रभावित हुई है। निवास करने वाली लाखों जातियां प्रभावित हुई है और उनमें जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है, और उनके जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है। आवासीय क्षति के अतिरिक्त प्रदूषण भी जातीय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जातीय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मानव क्रियाकलाप भी जातीय आवासों को प्रभावित करते हैं। मानव का जो क्रियाकलाप है जातीय आवासों को क्या कर रहा है, प्रभाव कर रहा है। मानवीय की न जरूरत हुआ खेत का, तो पेड़ वन कटा गया,
जब मानव क्रियाकलापों के द्वारा बड़े आवासों से को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, तब जिन स्तनधारी और पक्षियों को अधिक आवाज चाहिए वह बुरी तरह प्रभावित होते हैं। अगर आपने जंगल को छोटा कर दिया और वो छोटे जंगल में नहीं रह सकता, उसको उड़ने के लिए बड़ा जंगल चाहिए था, उसको घूमने के लिए शिकार करने के लिए बड़ा जंगल चाहिए था, तो इसलिए वह बुरी तरह क्या होता है, फंस जाता है। अब जिन वो जंगल में निकलेंगे तो आदमी आ जाएगा, मार देगा, खा दिक्कत है। शेर बाघ ढूंढ के कैसे जिएगा, कैसे रहेगा? उसको तो शिकार करने के लिए, रहने के लिए, कूदने के लिए, उछलने के लिए जगह चाहिए। इससे वो बुरी तरह फंस जाता है, जिससे समष्टि में उनकी कमी होती है, तो उसका जो संख्या में कमी हो जाती है, उनके खानदान में संख्या में कमी हो जाती है ना। अगला है कि दूसरा में आपका अतिदोहन है। अतिदोहन के कारण भी जो है आपका जाति कमा है। अतिदोहन एक्सप्लॉइटेशन, अतिदोहन की अंग्रेजी हो गया है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, है ना। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है। मानव जो है कभी भी अपना स्वयं का भोजन तो बनाता नहीं है, वो प्रकृति से ही भोजन लेता है, पेड़ पौधे से भोजन लेता है। परंतु लालच से वशीभूत होकर मानव प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन कर लेता है। अगर किसी चीज से आप ज्यादा दोहन करोगे, तो ज्यादा लाभ उठाओगे, तो वह आपको फिर हानि करेगा, फिर बाद में कम लाभ देना शुरू कर देगा, है ना। बहुत सतर्क हो जाएगा। अब एक सोने का मुर्गी था, रोज एक अंडा देता था, वो सोचा कि एक के बार हम 10 अंडा ले ले, निकाल लेते पेट फाड़ के। अंतिम में मुर्गी मर गया और अंडा उसको सोने का कम मिला। इसी का अत्यधिक दोहन मत करो, है ना। जितना उचित है, जितना है उसी उतने ही लाभ लो, जिसके कारण बहुत सी जातियां विलुप्त हो रही है। बहुत सी जातियां विलुप्त हो रही है अति दोहन के कारण। बहुत से अति दोहन के कारण 500 वर्षों में अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई। अति दोहन किया गया तो 500 वर्षों में अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई। ऑस्ट्रेलियल सिकाऊ और पैसेंजर पिजन, ऑस्ट्रेलियल सिकाऊ पैसेंजर पिजन, अनेक समुद्री मछलियां की प्रजातियां का शिकार के कारण कम होती जा रही है। तो ये सब प्रजातियां जो है शिकार के कारण कम होती जा रही है ना। तो शिकार जो है जाल फहराता है, मछली पकड़ के ले जाता है, उसको ये दिमाग में नहीं लाता कि कौन सी मछली की संख्या हम मार रहे हैं और बाद में समुद्र में नहीं मिलने जाएगा, है ना। उसको बस तो बिजनेस से मतलब है, जिसके कारण व्यवसायिक महत्व में की अनेक जातियां खतरे में है। और जो मछलियां को वो मार रहा है वो और उससे बिजनेस कर रहा है, तो इसलिए उसको कहा गया व्यवसायिक। व्यवसायिक वाला मछलियां बहुत सारा क्या है, खतरे में आ गया है ना। क्योंकि अधिक से अधिक दोहन हो रहा है ना। से आपको नियमित पैदा लेगा 4 गो, अब तुम ले जाओगे 5 गो, तो कम में नहीं करेगा, तो खत्म होगा। विदेशी जातियां का आक्रमण, एलियन स्पेसीज इन्वेंशन, एलियन स्पेसीज इन्वेंशन, जब शहरों जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है, तब उनमें से एक कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी या विलुप्ति का कारण बन जाती है। अब जान लो कि बाहर से हम मछली लेके आए, और हिया के में नदी में डाल दिए। हिया के मछली पड़ गया कमजोर जाति का। अब बाहर मछलिया हिया बड़ा मछलिया को खा खा के अपना संख्या बढ़ा रहा, हिया के मछलिया की संख्या एकदम विलुप्त कर दिया। तो ये जो कहानी हुआ, तो इसी को कहा गया कि वे विदेशी आक्रमण, क्योंकि विदेश से उसको हम लेके आए हैं ना, इसको कहा गया विदेशी आक्रमण, विदेश से लेकर आए। तो यही कहता है, इसको कहते हैं विदेश से लेकर आए। तो विदेशी जातियों का एलियन स्पेसीज, जब बाहरी जातियां अनजाने या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है, कोई भी उद्देश्य हो, तब कुछ आक्रामक स्थानीय जातियां में कमी या विलुप्ति के कारण बन जाती है। गाजर का घास, जिसको कहते हैं पैथेनियम, गाजर का घास पैथेनियम, लैंटना और हाइसिंथा हाइसिंथस, हाइसिंथस का वैज्ञानिक नाम है आइकॉर्निया, जैसे कर्मक खरपतवार
जातियां पर्यावरण तथा अन्य देश जातियों के लिए खतरा बन गई है। ये सब बाहर से लाए हैं, गाजर के घास से हो गया आपको, जिसको पार्थेनियम कहते हैं, गाजर में उगने वाले घास, लैंतना है, हाइसिंथा जो जलकुंभी को बोलते हैं, आइकॉर्निया जैसे आक्रामक खरपतवार जातीय पर्यावरण मछलियां, है ना, को हमारी नदियों में लाया गया। लेकिन ये मछली हमारी नदियों की मूल असल के मीन जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही है। तो हमारी मछलियों हमारी नदियों के मूल असलमिक जातियों के लिए क्या कर रही है? खतरा पैदा कर रही है। खतरा पैदा कर रही है। आगे है साविरुप्तता। साविरुप्ता को एक्सटिंक्शंस। साविरुप्ता को एक्सटिंक्शन एक जाति के विलुप्त होने से उस पर निर्भर अन्य जंतु व पादप जातियां। एक जाति के विलुप्त होने से उन पर निर्भर अन्य जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती है। उदाहरण के लिए एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है। एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त होने लगे हैं। उसके विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त होने लगे हैं। पादप परागकर्ताओं को लुप्त होने से पादप भी विलुप्त हो जाते हैं। पादप परागकर्ताओं से विलुप्त होने से पादप भी विलुप्त हो जाते हैं। अगला है परितंत्र के कार्यों के लिए जैविक विविधता कैसे उपयोगी है? परितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है? परितंत्र किसको कहते हैं? परितंत्र आपको कहते हैं जो है ना, परितंत्र जो उसमें सब तरह के जीव रहता है और पेड़ पौधा रहता है, हवा रहता है, उसी को पूरे वातावरण को परितंत्र कहते हैं। उसके कार्यों के लिए जैव विविधता क्यों उपयोगी है? यहाँ पर कह रहा है कि जैव विविधता की परितंत्र के कार्यों के लिए उपयोगिता यूटिलिटी जो हो गया उपयोगिता ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जैव विविधता फॉर इकोसिस्टम मतलब हो गया आपका क्या परितंत्र। इकोसिस्टम मतलब परितंत्र फंक्शनिंग मानी काज। परितंत्र के काज है उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, भू रासायनिक चक्र। तो परितंत्र के पहले कार्यों में कैसे जैव विविधता उपयोगी हो उससे जानने से पहले उसके कार्य जानते हैं। तो परितंत्र के 4 कार्य हो गए उत्पादन, अपघटन, उत्पादन करेगा और खत्म करेगा। ऊर्जा का प्रवाह करेगा। भू रसायन चक्र, भूमि के रसायन चक्र को बनावेगा कि भूमि से पेड़ में गया रसायन, पेड़ से जंतु में गया, जंतु से फिर भूमि में गया, भू रसायन चक्र। तो ये 4 काम है उत्पादनता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और जैव भू रसायन चक्र। अब कह रहा है कि यह सभी जैव विविधता द्वारा ही संपन्न होता है। यह जो सब है जैव विविधता द्वारा ही क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। अनेक दशकों तक पारिस्थितिकीविदों का विश्वास था। अनेक दशकों तक मतलब 10 वर्ष के एक दशक कहते हैं, तो अनेक 10 वर्षों तक पारिस्थितिकीविद जो पारिस्थितिकी का जो वैज्ञानिक है उसका विश्वास था कि जिस समुदाय में अधिक जातियां होती है वह परितंत्र कम जाति वाले समुदाय से अधिक स्थिर रहता है। तो कहता है कि ज्यादा प्रकार का अगर जाति है परितंत्र में तो वह ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, है ना, वो चलते रहेगा। वो परिवार परितंत्र समझो एक परिवार हो गया, जो ज्यादा जगह तो वो आदमी रहेगा तो ज्यादा दिन तक चलते रहेगा। लेकिन कम परिवार रहेगा तो ज्यादा परिवार की अपेक्षा कम दिन तक वो चलेगा। डेविड टिलमैन एक वैज्ञानिक का नाम है, ने प्रयोगशाला के बाहर डेविड टिलमैन जो है एक वैज्ञानिक का नाम है जो प्रयोगशाला के
बाहर और प्रयोगशाला के बाहर होती के भूखंडों पर लंबे समय तक परितंत्र के बाद भी पाया कि भूखंड जिन अधिक है ना भूखंडों पर जिन पर अधिक जातियां थी जिन पर अधिक जातियां थी साल दर साल दर साल है ना कहा जा रहा है कि डेविड टिलमैन ये डेविड टिलमैन एक वैज्ञानिक के नाम है जो प्रयोगशाला के बाहर है ना प्रयोगशाला के बाहर मतलब खेत खलिहान में के भूखंडों पर लंबे समय तक परितंत्र का प्रयोग के बाद पाया। तो ये प्रयोग कहाँ किए थे? प्रयोगशाला में नहीं किए थे। प्रयोग होता है प्रयोगशाला में, लेकिन ये प्रयोगशाला के बाहर भूखंडों पर किए थे, लंबे समय तक किए थे। और बाद ये भूखंडों को जिन जिन पर अधिक जातियां थी भूखंडों पर जिन पर अधिक जातियां थी साल दर साल कुल जैवभार में कम विभिन्नता दर्शाई गई। मतलब उसका बदलाव कम हुआ, उसका उत्पादकता कम हुआ। मतलब कि अंतर नहीं होता था। अगर 10 किलो अनाज दे रहा था, अगर पिछले साल भी 10 किलो अनाज दे रहा था। उन्होंने अपने प्रयोग में यह दर्शाया कि विविधता की वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। विविधता की वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। ज्यादा प्रकार के जंतु रहेगा तो ज्यादा उत्पादन होगा, कम प्रकार के जंतु रहेगा तो कम उत्पादन होगा। अपशिष्ट निस्तारण परितंत्र सेवा सूक्ष्म जीव द्वारा संपन्न होता है। जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है वो सड़ता है, कैसे जलता है? सूक्ष्म जीव द्वारा। तो उसी को कहा गया अपशिष्ट निस्तारण। सूक्ष्म जीव की विविधता से ही अपघटन बेहतर प्रकार से संपन्न होता है। तो विभिन्न प्रकार का सूक्ष्म जीव रहेगा तब बढ़िया सड़ेगा और मिट्टी बन जाएगा। लेकिन अगर जो है कि विभिन्न प्रकार का जीव नहीं रहेगा तो वो उतना बढ़िया से सड़ेगा नहीं। जैव भू रासायनिक चक्र व ऊर्जा प्रवाह विविधता के कारण अधिक सुचारू रूप से प्राप्त करते हैं। कहा गया कि जैव भू रासायनिक जो चक्र है ना, भूमि का जो चक्र है, प्रवाह है, विविधता के कारण अधिक सुचारू रूप से प्राप्त करते हैं। परितंत्र के प्रधान संरचनात्मक नियामक वायुमंडल की गैसों की मात्रा का नियमन सेवाएं भी विविधता की ही देन है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 7, उपवन संरक्षण। उपवन पवित्र उपवन क्या है? उनकी संरक्षण में क्या भूमिका है? तब पवित्र उपवन जो है एक ऐसी भूमि होती है जिस पर पेड़ पौधा और विभिन्न प्रकार का जीव जो है सुरक्षा है मात्र एक कारण से, क्योंकि वो धार्मिक और सांस्कृतिक के महत्व को रखता है। जैसे पीपल का जो पेड़ है, आप उसको नहीं काटिएगा, आप उसको जल दीजिएगा क्योंकि आपके धर्म के अनुसार उसको पूजने के लिए है। इस ढंग से उनका संरक्षण हो रहा है। वरना कोई पीपल के पेड़ को पूजता है ना, कोई भी पीपल को पेड़ को रोपता तक नहीं। नीम का पेड़ है तो ये सब जो है धार्मिक और सांस्कृतिक के विचार के कारण बचे हुए है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पवित्र उपवन ग्रोव्स है ना, स्केल्ड बने हो गया आपका पवित्र, ग्रोव्स बने हो गया उपवन। स्केल्ड बने हो गया आपका पवित्र, ग्रोव्स बने उत्पन्न। भारत में संस्कृति व धार्मिक परंपरा का इतिहास प्रकृति का संरक्षण करने पर जोर देता है। जितना सारा धार्मिक ग्रंथ है कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ है। बहुत सी संस्कृतियां वनों के लिए अलग अलग भूभाग छोड़े जाते हैं, वनों के लिए अलग अलग भूभाग छोड़े जाते हैं, जमीन छोड़े जाते हैं। उनमें सभी पौधों तथा वन्य जीवों की पूजा की जाती है। वन जीव का क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। कहता है इसी तरह पवित्र उपवन, इस तरह के पवित्र उपवन या आश्रय मेघालय में के खासी में। पवित्र उपवन कहाँ कहाँ है? मेघालय की खासी में, जयंतिया की पहाड़ियाँ, राजस्थान की अरावली,
पहाड़ और कर्नाटक के तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट और मध्य प्रदेश के सरगुजा, चांद व बस्तर के क्षेत्र, ये सब ऐसे जगह है जहाँ पर जंगल है और धार्मिक मत के कारण, धार्मिक महत्व के कारण वह बचे हुए हैं। मेघालय के पवित्र उपवन अनेक दुर्लभ व संकटग्रस्त पौधों का अंतिम शरण स्थली है। मेघालय का जो उपवन है वहाँ ऐसे ऐसे पेड़ मिलते हैं कि जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, और वो अंतिम स्थान है जो कि धर्म की वजह से बचा हुआ है। अगर वो स्थान खत्म हुआ तो वो पेड़ जो है धरती पर से समाप्त हो जाएगा। पवित्र उपवन में किसी भी को पौधे को तोड़ने की अनुमति नहीं होती है। पवित्र उपवन में पौधों को तोड़ने की अनुमति नहीं है होती है। अतः इसमें सभी एंडेमिक की प्रजातियां भारी प्रकार से वृद्धि करती है ना। एंडेमिक मतलब हुआ दुर्लभ, कम मिलने वाली प्रजातियां भारी प्रकार से अच्छा ढंग से ये वृद्धि करता है, क्योंकि इसको कोई तोड़ता नहीं है, इसे और सुरक्षित रहती है और सुरक्षित रहती है। अगला प्रश्न है आपका, परितंत्र सेवा का अंतर्गत बाहर व भू अप्रदान, सॉइल इरोजन नियंत्रण आते हैं। यह किस प्रकार परितंत्र कहता है। परितंत्र सेवा अंतर्गत बाढ़ व भू अपरदान, सॉइल इरोजन नियंत्रण आते हैं। तो भू अपरदान का अंग्रेजी हो गया, भू का मतलब सॉइल और अपरदान का इरोजन नियंत्रण आते हैं। या किस प्रकार है के जीवों के जीवीय घटकों को है ना बायोटिक की कंपोनेंट के द्वारा पूर्ण होने देते हैं। तो कह रहा है कि ये जो भूमि को रोका जाना, जैसे कि अगर मान लो कि भूमि का कटाव कैसे होता है, या तो पानी के द्वारा होता है या तो हवा के द्वारा रहता है। अगर हवा के द्वारा होता है तो पेड़ से हवा क्या होती है, टकरा कर धीरे हो जाती है ना। धीरे होने के कारण जो है वह मिट्टी को नहीं उड़ा पाएगा। दूसरी नंबर, मिट्टी को पकड़े हुए पेड़ रहता है तो भी मिट्टी को इतना आसानी से को उड़ने नहीं दिया जाएगा। उसी ढंग से अब दूसरा होता है कि जल से कटता है, तो जल से कटता है तो जल जो है डायरेक्ट धरती पर ना गिरकर पेड़ पर गिरता है, तो जिससे क्या होता है, पेड़ पर जल का गति जो है धीमा हो जाता है, और पृथ्वी पर गिरते के साथ जो है वह धीमी गति से होता है। चूंकि जो है जल जो है धरती को छिद्र पैदा कर देता है धरती में हर एक जगह, तो धरती पानी क्या होता है, धरती के अंदर चला जाता है, रिस का धरती के अंदर चला जाता है, और इससे क्या होता है, भूमि अपरदान कटने से बच जाता है। तो इसी को कहा गया कि भाई भूमि अवरोधन और भूमि अपरदान किसको कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, परितंत्र के सुरक्षित में बाढ़, सूखा, भू अपरदान जैसी समस्याओं को निरंतर पाया जा सकता है ना। तो जब वृक्ष लगेगा तो सिंपल सी बात है, सूखा भी नहीं होगा, पानी भी समय से पड़ेगा क्योंकि वहां पर जल चक्रण हो जाएगा। वृक्षों की जड़ें मृदा की कणों को जकड़े रहती है, जिससे जल और वायु का प्रवाह का अवरोध उत्पन्न करता है। वृक्षों के कटान से यह अवरोध समाप्त हो जाता है। जब वृक्ष कटता है तो यह अवरोध समाप्त हो जाता है और मृदा की ऊपरी परत तीव्र वायु या बरसात से जल के साथ बहकर नष्ट हो जाती है। जब पेड़ नहीं रहेगा तो मृदा बह जाता है और बह जाती है, इसे मृदा अपरदान कहते हैं। तेज वर्षा होने पर वांछित क्षेत्रों में जल की तीव्र बारी बूंदे जो तेज बूंदे है पहले वृक्ष की कनोपी पर टकराती है, मतलब टहनियां पर टकराती है, पत्ता पर टकराती है। फलस्वरूप उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, इसी कारण यह बूंद धीरे धीरे भूमि पर गिरकर मृदा की गहराइयों में प्रवेश कर देते हैं, मृदा की गहराइयों तक प्रवेश कर जाते हैं, मृदा की गहराइयों तक प्रवेश कर जाती है। आगे कहता है,
विहीन भूमि पर वर्षा की बूंदें तीव्र वेग से मृदा की कणों से टकराती है, मृदा की कणों से टकराती है तथा उसे बहाकर ले जाती है, उसे बहाकर ले जाती है। यही अप्रदान है। पहाड़ों में जल ग्रहण क्षेत्रों के वृक्षों के कटने से मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। कहता है पहाड़ के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षों के कटने से अगर बाढ़ पहाड़ पर काट दिया जाए पेड़ को तो बाढ़ आ जाता है मैदानी क्षेत्रों में। यह अधिक गंभीर रूप का धारणा कर लेती है। बाढ़ के समय नदियां के पानी किनारों से तेज गति से टकराती है। जब बाढ़ आता है तो नदियां जो है किनारे से तेज गति से टकराती है और उन्हें काटता रहता है और मिट्टिया को गिराते रहता है। देखता है सोसरा में नदी आया था तो घर गिर गया था, क्योंकि मिट्टी का कटान बहुत तेजी से हो रहा था। इसके फलस्वरूप नदी के प्रवाह समान दिशा के अतिरिक्त अन्य दिशाओं में भी होने लगता है। जिधर नदी का रास्ता नहीं है उधर भी बहने लगता है नदी, है ना, होने लगता है। वृक्ष रोपण, वृक्ष नियंत्रण तथा मृदा अपरदन को रोकने का प्रमुख उपाय है। वृक्ष पे मरुस्थल भारतीय अपरदन को रोकने के लिए उपयोगी है। कहता है वृक्ष रोपण जो होता है जो काहेला रोपा जाता है, एक तो पहले बाढ़ नियंत्रण होता है, दूसरा मिट्टी का कटाव रोकने का उपाय है। फिर कहता है वृक्ष मरुस्थलों को में भारतीय अपरदन बाइंड इरोजन को रोकने में उपयोगी होता है। वृक्ष जो है मरुस्थलीय जगह पर, है ना, हवा के द्वारा जो मिट्टी का अपरदन होता है उसको रोकने में भी उपयोगी होता है। वृक्ष वायु की गति की प्रवेश को कम कर देता है। वृक्ष वायु की गति की तीव्रता को कम करने में सहायक होता है, जिससे अपरदन की दर कम हो जाती है। वृक्ष हवा को रोक लेता है, कम करता है उसकी गति को, है ना। आगे कहता है पादपों की जाति की विविधता, पादपों की जाति की विविधता 22% जो है 22% और 72% जंतु, 22% पादप है। पादपों की जाति की विविधता 22% और जंतु जो है 72% की अपेक्षा बहुत कम है। कौन वाला कम है? पादप वाला कम है। क्या कारण है कि पादप जंतुओं की में अधिक विविधता मिलती है और पादप में कम विविधता? मतलब जंतु बहुत प्रकार का होता है। अगर 72 प्रकार का जंतु है तो 22 प्रकार का ही पेड़ है। काहे ऐसा क्यों मिलता है? जंतु काहे ने 22 हो गया और पादप काहे ने 72 हो गया, या दोनों 50-50 हो जाता? ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसके बारे में हमको कुछ बताइए। ठीक है, इसके बारे में हमको कुछ बताइए। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ आपको बताया जा रहा है जंतुओं की अधिक विविधता के निम्न कारण हैं। जंतुओं की अधिक विविधता के निम्न कारण हैं। जंतुओं की गतिशील मोरालिटी ने अलग अलग पर्यावासों हेतु अनुकूलन प्रदान किए गए। अब कहता है जंतुओं की गतिशील। अब जंतु है गतिशील को अंग्रेजी होता है मोटिलिटी। इनमें जो है अलग अलग पर्यावासों के हेतु अनुकूल प्रदान किए गए। मतलब जंतु क्या है, एक स्थान से दूसरा स्थान तक जा सकता है। उसको अगर ठंडा लगेगा तो वो गुफा में हिल जाएगा, है ना। अब पौधा क्या है, पौधों के स्थिर होने के कारण ऐसे आवासों में उन्हीं के लिए अवसर ना मिलते हैं। जंतु पौधा को गुफा के अंदर जाके जरूरत नहीं मिलता है, इसलिए पौधा जो है गुफा के अनुकूल ना होकर आपका सिर्फ वातावरण के अनुकूल रहता है, धरती पर ही रहता है, मिट्टी से ही संबंध रखता है। दूसरी बात, पादप जो होता है स्वपोषी होता है। सभ्य दुनिया का सारा पादप एक ही तरह का खाना खाता है, ऑटोट्रॉफिक। यदि सभी पादप जो है सिर्फ प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं।
सभी इस हेतु CO2 और H2O का प्रयोग करते हैं। अतः पादपों में पोषण को लेकर विविधता उत्पन्न नहीं हुई। अब भोजन सब एक तरह के खाया, एक तरह के से जिया, तो सब पादप एक जो है बहुत कम प्रकार के पादप अपना रूप दिखा पाया। भोजन की काम कोई रूप उसमें अलग नहीं हुआ। जंतु जो है कोई मीट खाता है, कोई कीट खाता है, तो कोई पौधा खाता है, अपना अपना अलग अलग श्रेणी में बता हुआ है। इसलिए वो जंतु का प्रकार ज्यादा है और पौधा का प्रकार कम है। जंतु विषम पोषी प्राणी प्राणी समपोषण प्रदर्शित करता है। अस्पर्धा को कम करने के लिए रिसोर्सेज प्रतिशत व निकट विस्तीर्ण है के लिए जंतुओं में पौधों का विभिन्न भागों में भोजन प्राप्त करने हेतु अनुकूल हुए। अब कहता है कि लड़ाई झगड़ा ना होवे, तो कह रहा है कि एक कह रहा है कि हम फल खाएंगे, ठीक, दूसरा कहता है कि ठीक है तू फल का, हम पत्ता खा लेते हैं। दूसरा पत्ता खा रहा था, तीसरा कहा कि भाई हम टहनी खा लेते हैं। तीसरा कहा टहनी खा लेता है, तो चौथा कहा कि भाई कि तुम लोग जो एक पूरा पेड़ को रूद लिया है, तो हम तुमको खा जाते हैं, है ना। तो इस ढंग से जो है सब अपना अपना भोजन के लिए क्या हो गया, अलग अलग सोच लेके अनुकूल हो गया, जिससे इसका जो जनसे प्रकार भी अलग अलग हो गया, अलग अलग मुख हो गया। अलग अलग मुखांक वाले कीट, अलग अलग चोंच वाले पक्षी विकसित हुए, है ना, ताकि अब जैसा चीज को खाएगा वैसा चोंच हो जाएगा, जैसा चीज काम करेगा वैसा शरीर हो जाएगा, है ना। लोग को लड़ने वाला प्रवान बनेगा तो उसका शरीर ताकतवर हो जाएगा, तो पढ़ने वाला विद्यार्थी बनेगा उसका दिमाग तेज हो जाएगा। जंतुओं में तंत्रिका व संवेगी अंगों के कारण शीघ्र प्रतिक्रिया होती है। जंतुओं में तंत्रिका व संवेगी अंगों के कारण शीघ्र प्रतिक्रिया होती है, अतः अनुकूलन के अधिक अवसर मिलते हैं। जंतुओं में दीर्घ कोशिकाएं वृद्धि के अलावा के कारण DNA उत्परिवर्तन अधिक होते हैं, अतः अधिक विभिन्नताएं उपजती है। अतः अधिक अतः जंतुओं में दीर्घ कोशिका होता है, DNA होता है, DNA में परिवर्तन होते रहता है, इसलिए इसका विभिन्नता पाया जाता है। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 10। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां पर हम जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त करना चाहते हैं? क्या आप उसे उचित समझते हैं? तो उत्तर में है, पहला उत्तर में जी हाँ, हम वो चीज को जानते हैं। क्या है? हम अनेक पीड़कों जैसे मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, फसलों, पीड़क कीटों को आदि मारने के लिए जब कृंतकनाशियों का प्रयोग करते हैं तब यह समूल विनाश हो जाता है। ये पूरी तरह से क्या होता है, विनाश होता है। तो हम मच्छर के नहीं चाहते कि मच्छर जिंदा रहे, मच्छर मर जाए, कभी मच्छर नजर ना आवे, छिपकली मच्छर नजर नहीं आवे, मक्खी मच्छर नजर ना आवे, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन कह रहा है कि फिर क्या यह जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त कर, आप इसे उचित समझते हैं? तो उत्तर में है जी नहीं, यह उचित नहीं है, मच्छर को नहीं मारना चाहिए। यह दृष्टिकोण या सोच सही नहीं है कि मच्छर को मार के हम बच जाएंगे। प्रकृति का प्रत्येक जीव का अपना महत्व है, विशिष्ट स्थान है और अलग स्थान है। इनमें से किसी परितंत्र को हटाना अंततः किसी न किसी रूप से मनुष्य के लिए हानिकारक है। अगर आप मच्छर को भी हटाते हैं या छिपकली को भी हटाते हैं तो आपके लिए हानिकारक है। मान लीजिए छिपकली को हटा दिया, छिपकली खाता था मक्खी को, मच्छर को, तो मऊ सबकी संख्या बढ़ जाएगा, तो किसी न किसी रूप से आपको हानिकारक करेगा। यह आनुवांशिक विभिन्नता के भी स्रोत है, यह आनुवांशिक विभिन्नता के भी स्रोत है। जैव तकनीक में विशेष महत्व की हो सकती है। कीट या पीड़क को नष्ट करने का अर्थ है इस विविधता को हमेशा के लिए खो देना, इस विविधता को हमेशा के लिए खो देना। इन्हें जैविक नियंत्रणों में अहानिकारक स्तर पर रखा जा सकता है,
दूसरे मनुष्य को, किसी प्रजाति को, समूल को नष्ट करने का नैतिक अधिकार नहीं है। नैतिक अधिकार नहीं है। किसी भी जीव को दूसरा जीव को मारने का अधिकार नहीं है। किसी भी जीव को दूसरा जीव को मारने का अधिकार नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर आपका समाप्त हो गया है।